तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठकर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम सभी को पता है कि हम क्लास 12th के हिंदी पढ़ रहे हैं, जहां 7वें चैप्टर के हम लोग आज लास्ट खात्मा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। 7वें चैप्टर में जितने सारे ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखने वाले हैं। और आज के क्लास के बाद चैप्टर 7 जो है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्यारे साथियों, आप जब प्रश्न को बनाते हैं तो एक बात तो आपको पता ही होगा कि आपका काम होता है जब प्रश्न सामने आए तो उस प्रश्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भरना है, और साथ में आपको यह लास्ट तक देखने के बाद अंदाजा लगाना या ज्ञात करना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, और कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर जाना। ये आपको तो याद होगा, ऐसा करना होता है हर चैप्टर के जब ऑब्जेक्टिव होते हैं। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप वही काम करेंगे। आप जरूर क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसे बनाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें जरूर करके बताएंगे कि सर हमने इतने प्रश्नों को सही उत्तर दिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। आपको प्यारे साथियों पता होगा कि जो माथुर जी थे वो बिहार प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। बिहार प्रदेश के, बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ठीक है, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था, बड़े पैमाने पे कौन से खेती करवाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि नील की खेती का विस्तार अंग्रेज ठेकेदारों ने किया था, जहां जो किसान थे उस पर अत्याचार करते थे, जबरदस्ती जबरन नील की खेती करवाते थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, मुकाबला करना पड़ा था, ये सभी ने देखा है। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था, लेकिन कब करना पड़ा था, तो आपको याद होगा कि 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह देव को, जो कर्नाटक वंश के राजा थे, उनको एक मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था 1325 ईस्वी को। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, धांगरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। धांगरों को चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के लिए तो लाया गया था, लेकिन कब लाया गया था ये बताना है। तो आपको याद होगा कि 19वीं शताब्दी के शुरू में, या आप कहिए कि 18वीं शताब्दी के अंत में धांगरों को नील की खेती के लिए चंपारण क्षेत्र में लाया गया था। कहाँ, 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में धांगरों को नील की खेती के लिए चंपारण क्षेत्र में लाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पुंडलिक जी कौन थे। प्यारे साथियों, ये प्रश्न तो आपको याद ही होगा, पुंडलिक जी कौन थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि पुंडलिक जी कौन थे। ये मस्त क्लास होने वाला है, सुपर फास्ट क्लास है, बेहतरीन क्लास होने वाली है, आपकी यादें ताजा कर देगी ये क्लास है। पुंडलिक जी कौन थे, जल्दी से बता दीजिए आप सभी, पुंडलिक जी कौन थे। आप सभी को पता होगा कि पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे, पुंडलिक जी एक शिक्षक थे जो महात्मा गांधी के आदर्शों को मानने वाले थे ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। आपको पता होगा कि इसमें से एक नाटक कोणार्क है, जो क्या है, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचा हुआ है, समझे। एक है वो मेरे सपने, ये भी आएंगे कहीं, तो वो भी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा हुआ है, वो भी नाटक ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। कौन सी उपाधि थी जो माथुर जी को मिली है, तो आपको याद रखना है विद्यावारिधि का जो उपाधि है वो माथुर जी को मिली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है,
माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? आपको याद होगा कि माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे थे तो आपको वहां पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। माथुर जी जब भितिहरवा पहुंचे थे तो कौन वहां मिले थे उनको? पुंडलिक जी मिले थे। अगला क्वेश्चन है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? जल्दी से आप बता दीजिए। पुंडलिक जी ने निर्भीकता मतलब कि न डरने वाली जो शक्ति है वो किनसे उनको मिला या किनसे वो सीखे थे? कहते हैं कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो है गांधी जी से सीखा था। याद रखिएगा, पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो है गांधी जी से सीखे हुए थे। आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण में धांगर कहाँ से लाए गए थे? जल्दी से बता दीजिए। चंपारण में धांगर कहाँ से लाए गए थे? जल्दी से बताइए। तो चंपारण में धांगर कहाँ से लाए थे प्यारे साथियों? आप सबको पता होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? छोटा नागपुर से धांगरों को लाया गया था चंपारण क्षेत्र में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? जल्दी से बता दीजिए। अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में गांधी जी क्या किए थे? चंपारण में आए थे। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण में आए थे। ठीक है, अच्छा, तिनकटिया प्रणाली का संबंध है, तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? आपको याद होगा कि तिनकटिया प्रथा जो है नील की खेती के सिलसिले में ये प्रथा लगाई गई थी, जहां 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना था हर किसान को। तो क्या हो जाएगा? नील की खेती के सिलसिले में होगा तो ये नील से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की जो बाढ़ का दृश्य है जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का याद आया होगा? ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि ये कैकेयी के रूप जो है वो याद आता होगा लोगों को जब भी यह बाढ़ याद आते होंगे। ठीक है, पाठ में आपको बताया गया है कि इन्हीं का जो क्रोध है वो दिखा है। अगला, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किए थे, पास किए थे? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA पास किए थे? आपको याद होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA पास किए थे, और ये जो MA है अंग्रेजी सब्जेक्ट में किए थे, अंग्रेजी विषय में किए थे। ठीक है, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय देना भी नहीं है, समझे। अगला क्वेश्चन है, वो सादा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो आपको याद रखना है कि सुल्तान ने मतलब कि जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वो उतरकर किस पर? विशाल विटप के तने पर आघात किए थे। याद रहना चाहिए आपको कि विशाल विटप के तने पर आघात किए थे। विशाल विटप का मतलब होता है एक क्या? बहुत बड़ा वृक्ष। बात समझ रहे हैं? विशाल विटप का मतलब होता है बहुत बड़ा वृक्ष, जिसके तने पे उन्होंने क्या किया था? अपने तलवार से आघात किया था। उसके बाद उनके जितने भी सैनिक थे वो सभी ने ये जो जंगल थे उनको काटना शुरू कर दिया। किनको खोजने के लिए? हरि सिंह देव को खोजने के लिए, क्योंकि उन्हीं पे हमला किया गया था। और याद रखिएगा उसी समय से यह बताया गया है कि जो चंपारण क्षेत्र में है वहां जो है जंगलों की सफाई या कटाई शुरू हो गई थी। ठीक है, पहला बार ही जो सुल्तान थे वही उतरकर और एक विशाल विटप पे क्या किए थे? आघात किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब पाठ में पढ़ा दिया गया है तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? मठ के महंत जो थे वो गांधी जी को कहाँ रहने के लिए जगह दी थी? तो आपको याद रखना है कि महुए के पेड़ के नीचे उन्होंने गांधी जी को जगह दिया था कि आप यहीं पे रह जाइए। ठीक है, क्योंकि वो कहीं मठ में रख नहीं सकते थे क्योंकि एमन साहब बड़ा खतरनाक थे उस समय में, समझे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। जन्म तिथि जो है 16 जुलाई 1917 को है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखिएगा। कहता है, दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? आपको याद रखना है भूइया जो जाति है जिसको हम मुसहर नाम से भी जानते हैं, उनको चंपारण क्षेत्र में ले गया था गया जिले से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी से बता दीजिए। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 के आसपास हुई थी। राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु है 1930 के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1930 के आसपास राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? मतलब कि बोलते छंद क्या है? आपको याद रखना है निबंध, आलोचना, स्मरण या कहानी में से कौन सा ये है आपको बताना है। तो जो बोलते क्षण है वो क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? निबंध है। बोलते क्षण क्या है? निबंध है।
बोलते क्षण क्या है? निबंध है। आपको याद रखना है, बोलते क्षण क्या है? निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, ओ सादा नीरा किसको नियमित मानकर लिखा गया है? गंडक को। ओ सादा नीरा किस नदी को नियमित मानकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को मानकर लिखा गया है। किसको? गंडक को। गंडक नदी को नियमित मानकर ओ सादा नीरा जो पाठ है उसे लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? अगला क्वेश्चन है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? आपको याद रखना है, जो थारन शब्द है वो थार से विकसित हुआ है। थारन शब्द किससे विकसित हुआ है? थार से विकसित हुआ है। ये सभी चीजों को हमने पाठ में पढ़ा ही दिया है। अगर आपने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। बहुत ही आसानी से सारे प्रश्नों को आप बना पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रसिद्ध यानी सुप्रसिद्ध जो सांस्कृतिक उत्सव है वैशाली महोत्सव, उसका बीजारोपण किसने किया था? आपको याद रखना है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। जगदीश चंद्र माथुर जी ने किसका बीजारोपण किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। अगला, ओ मेरे सपने क्या है? हमने बताया एक कोणार्क और एक क्या? एक ओ मेरे सपने, ये दोनों क्या है? उनका नाटक है। एक कोणार्क और एक ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। ये क्या है? एक नाटक है। ओ मेरे सपने क्या है? नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव का मतलब होता है आगमन। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? आविर्भाव हुआ था। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए। तो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो आपको याद होगा एक मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। एक मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था राजा हरि सिंह देव को, जो कर्नाट वंश के राजा थे। अगला अगला, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जल्दी से आप बता दीजिए, ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। ये जो पाठ है आपका उसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है। ये याद रहेंगे। आगे के क्वेश्चन के बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, कोणार्क के नाटककार कौन है? जो कोणार्क एक नाटक है ये तो तय है, लेकिन कोणार्क के नाटककार कौन है? मतलब कि कोणार्क को किसने लिखा? तो भाई हम जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी ने कोणार्क को लिखा है, जो एक नाटक है। तो कोणार्क के नाटककार कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये बहुत अच्छे आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है? हम सब जानते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर जी ही हैं जिन्होंने 10 तस्वीरें लिखी है। क्या? 10 तस्वीरें। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है? आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी 10 तस्वीरों के रचनाकार है। ठीक है, अगला क्या है? 30 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। आपको याद होगा कि धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए ले जाया गया था? अब बताइए, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में चंपारण क्षेत्र में ले गया था, तो किस कारण से ले गया था? तो आपको याद होगा कि वहाँ नील की खेती के सिलसिले में, यानी नील की खेती करवाने के लिए मतलब कि जो है धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में ले जाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? चौड़ कैसे ताल है? चौड़, देखिए हमने दो चीजों को पढ़ाया था, चौड़ और मन। चौड़ जो होता है जिसमें पानी गर्मी या सर्दी में, बरसात गर्मी या सर्दी में आप समझिए तो क्या होता है, उतर जाता है, जिसमें खेती आसानी से हो सकती है। समझे, उसमें हमेशा पानी नहीं रहता है। लेकिन जो मन होता है वो गहरे ताल होते हैं। समझे, गहरे ताल होने का मतलब है कि उसमें से पानी कभी नहीं हटता, उसमें खेती करना बहुत मुश्किल है। समझे, तो चौड़ कैसे ताल होते हैं? उथले हैं। कैसे? उथले। उथले का मतलब उभरा हुआ होगा, जिसपे पानी ज्यादा दिन नहीं टिकता होगा। ठीक है, चौड़ कैसे ताल है? उथले हुए हैं। ठीक है, वहीं पे आपसे पूछ दिया, वो सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? आ ही गया, मन कैसा है? तो आपको याद रखना है कि गहरा और विशाल है। क्या है? गहरा है और विशाल है, जिस कारण से इससे इतनी गहराई है कि इसमें जो पानी आ जाते हैं वो सालों साल खत्म नहीं होता। मन कैसा ताल है? गहरा और विशाल है। और चौड़ कैसा ताल है? तो आपको याद रखना है कि चौड़ जो है उथले हुए हैं। ठीक है, प्यारे साथी एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो हम लोग एक सपना लेकर बढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग का ड्रीम है, वो कितना का है? 450 है, नहीं 450 प्लस का है। ये जो न्यू बैच इस साल 2026 के लिए चल रहे हैं।
आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन जो 2026 के लिए चल रहे हैं उसमें मैंने एक क्या दिया, नारा दिया, चलो अपने सपनों को साकार करें। और इस नारा को हमने अपनाकर अपने सपनों को साकार करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। ये बिल्कुल फ्री चल रही है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट आपको जल्द से जल्द कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह जो चैनल है इस पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की तैयारी कराई जा रही है। तो अगर आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक बार जरूर कहिए कि आप यहाँ आकर एक बार पढ़कर देखें। मैं आपको बता दूं क्लास 12 तक के, 6 से लेकर 12 तक के मैथमेटिक्स की बादशाह मैं बना दूंगा अगर आप बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। तो एक बार आप आकर जरूर देख ले, चाहे जो बच्चे हैं उन्हें आप जरूर प्रेरित करें कि एक बार वो आकर देखें। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ सादा नीरा जो पाठ है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपको याद रखना है बोलते छंद से लिया गया है। बोलते छंद से ओ सादा नीरा जो पाठ है वो लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है। गंडक नदी का जल जो है सदियों से क्या है, चंचल है। तब ना आते हैं तो पूरा हड़कंप मचा देता है। गंडक नदी जब में जल आता है तो पूरा हड़कंप मचा देता है, सब कुछ ढा देता है, तोड़ फाड़ देता है। यह हमेशा से क्या है, चंचल है। गंडक नदी का जो जल है सदियों से क्या है, चंचल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला याद रखना है, सराया मन ताल का जल कैसा है। सराया मन ताल का जल कैसा है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो सराया मन ताल का जल कैसा है, आप सबको पता होगा कि ये स्थिर है। सराया मन ताल का जो जल है वो स्थिर है, और गंडक नदी का जल कैसा है, तो वो चंचल है। याद रखिएगा, सराया मन ताल का जो जल है स्थिर है, और गंडक नदी का जो जल है क्या है, चंचल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किस पाठ से ली गई है, यह बात नहीं पूछा गया है। नहीं तो वो सादा नीरा हो जाएगा। किसके द्वारा, तो वो सादा नीरा से अगर लिया गया है तो वो सादा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो है जगदीश चंद्र माथुर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, रामपुरवा कहाँ है। आपको याद रखना है रामपुरवा कहाँ है। तो आपको पता होगा, पाठ में हमने बड़ा ही सुंदर पढ़ाया था कि जो रामपुरवा है वो भिथिहरवा के पास है। रामपुरवा कहाँ है, भिथिहरवा के पास है। सभी बच्चों ने बड़ा ही मुस्कुराकर इसका जवाब याद रखा था कि रामपुरवा जो है वो भिथिहरवा के पास है। रामपुरवा कहाँ है, भिथिहरवा के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, जल्दी से आप बता दीजिए। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। याद रहेगा, मठ के महंत ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया। गांधी जी के झोपड़ी को किसने जला दिया, तो एमन साहब के जो कर्मचारी लोग थे उसी ने गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। एमन साहब के कर्मचारी लोग गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था, ये तो याद ही होगा। एमन साहब के फिर वहां पे क्या हुए, मकान भी बने थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अगला 40 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ओ सादा नीरा, कौन सी, जो पाठ पढ़ रहे हैं भाई इसको पहचानने में कितना समय लगेगा, कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ओ सादा नीरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ और पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। मतलब कि वो सादा नीरा शीर्षक पाठ जो है क्या है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, भाषण है, क्या है। तो आपको याद रखना है कि वो सादा नीरा जो कहानी ये है पाठ है वो निबंध है। वो सादा नीरा क्या है, एक निबंध है। वो सादा नीरा क्या है, एक निबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है,
जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? देखिए ये बहुत सारे निबंध लिखे, लेकिन जगदीश चंद्र माथुर मूल रूप से कहिएगा तो नाटककार थे। क्या थे? नाटककार थे। जगदीश चंद्र माथुर मूल रूप से क्या थे? नाटककार थे। आपको याद रहेगा जगदीश चंद्र माथुर जी मूल रूप से क्या थे? नाटककार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बताइए भाई, चंपारण की इस पूरे पाठ में बात होती है, तो बिहार के किस क्षेत्र के मतलब कि संस्कृति पर लिखी गई है? तो आपको याद रखना है चंपारण क्षेत्र। किसका? चंपारण क्षेत्र। याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए इसको। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है प्यारे साथियों? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपको पता होगा कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण है जंगलों का कटना। जंगल जब कट रहे हैं जिस कारण से पानी रुक नहीं रहा है, प्रचंड रूप प्रलय रूप लेकर आ रहा है। ठीक है, बाढ़, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी के आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए गए थे? ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे? तो आपको याद होगा कि गांधी जी ने आश्रम विद्यालय जो है बरहरवा, कहाँ 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 स्थापित किए थे? तो आपको याद होगा कि गांधी जी ने आश्रम विद्यालय बरहरवा, मधुबन और भिथियरवा तीनों जगहों पे स्थापित किए थे। गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ? बरहरवा, मधुबन और भिथियरवा तीनों जगह पे स्थापित किए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी को कालिदास अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जगदीश चंद्र माथुर जी को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? देखिए याद रखिएगा, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है या गंडकी नदी कहा जाता है। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी। किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? इन चारों में से चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे वो गांधी जी के क्या थे? सलाहकार थे। कब? चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 नंबर कौन सा प्रश्न है? जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी की एक कृति शारदिया, शारदिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना है शारदिया का प्रकाशन जो है 1959 में हुआ था। शारदिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 में हुआ था। उम्मीद करते हैं साथियों जो ये 50 प्रश्न बने हैं इसमें आपके सारे प्रश्न अभी तक सही होंगे। कितना सही हुआ ये आप जरूर बता कर जाएंगे। देखिए प्रश्न हार्ड भी है, प्रश्न थोड़ा ये अलग से भी है, तो आप ये अगर कम भी होता है तो आप थोड़ा सा और इसे 2-3 बार देख ले या आप इसे नोट डाउन कर ले और उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा देखते रहे। उम्मीद है कि आपके एग्जाम तक सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो कोणार्क नाटक है उसके जो रचना है किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है कि जो कोणार्क का मतलब कि प्रकाशन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। कोणार्क जो है उसकी रचना कब की गई थी? 1951 ईस्वी को की गई थी, 1951 ईस्वी को। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 51 में 1951 था। सन 1917 में भिथियरवा में किसकी तूती बोलती थी? मतलब कि किसका वर्चस्व था, किसका खौफ चलता था? 1917 में भिथियरवा में किसका खौफ चलता था जब गांधी जी वहां प्रवेश नहीं किए थे? तो आपको याद रखना है कि उस समय में एमन साहब का खौफ चलता था। किसका खौफ चलता था? एमन साहब था। ये अंग्रेज थे और ये अपने खौफ में पूरी दुनिया को रखे थे उस क्षेत्र का। ठीक है, आपको याद रखना है एमन साहब कितना खतरनाक व्यक्ति थे। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब होता है किला, मतलब कि वहां मतलब कि उनका पूरा साम्राज्य आप कहिए कि किला जो जंगलों के बीच में छिपा हुआ था। कहाँ? तो वनों की गहराई में। कहाँ? वनों की गहराई में छिपा हुआ था। जो चंपारण क्षेत्र में जंगल थे उसी जंगल के बीच में इनका एक किला था जिसको दुर्ग बोला गया। तो दुर्ग हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? वनों की गहराई में छिपा हुआ था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? नंदनगढ़ का स्फूत कितना फुट का था? बताइए। 82 फुट का था। कितना फुट का था? 82 फुट का। कितना फुट का? जल्दी से बता दीजिए। 82 फुट का था। कितना फुट का था? 82 फुट का था। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? आपस में आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे? जल्दी से बताइए तो। आपस में पाठ में हमने बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है कि आपस में जो धांगर है किस भाषा में बात करते हैं? तो मिश्रित उराव भाषा में। मिश्रित उराव भाषा में क्या करते हैं? बात करते हैं। धांगर जो लोग हैं वो मिश्रित उराव भाषा में बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है? वसुंधरा वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह जो पंक्ति है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? कौन सा ऐसा पाठ है जिससे यह बात ली गई है, यह वाक्य ली गई है? क्या है? ओ सदा निरा। कौन सा पाठ है? ओ सदा निरा पाठ से ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? ऐसी कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर जी का है? जल्दी से आप बताइए तो। कौन सी रचना इनमें से जगदीश चंद्र माथुर जी का है? तो आपको याद होगा ओ सदा निरा। कौन है? ओ सादा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का है। याद रहेगा। ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ओ सादा नीरा। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 58 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। बात ये भी कह रहे हैं कि गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो पहले तो ये पकड़ना है कि यह किस पाठ से ली गई है। तो ये ओ सादानीरा से ली गई है। और ओ सादानीरा पूरी पाठ को किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। इसका मतलब यह पंक्ति भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे आइए। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव के। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? कौन सा ऐसा 4 पाठ में से एक पाठ है जिसमें गंडक नदी की चर्चा हुई है? गंडक नदी की जो चर्चा है ओ सदानीरा पाठ में हुई है। किस पाठ में हुई है? ओ सदानीरा पाठ में। इस तरह से जो आपका यह पाठ है वो उसका शुभ समापन कर दिया गया है। यह चैप्टर आपके समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करते हैं साथियों ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया होगा। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में मैं अगले पार्ट के जो लेखक परिचय है उनको लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए आप मन लगा कर पढ़िए। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपने घर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।